इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉइल और ट्रांसफार्मर के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉइल क्या होती है। कॉइल को इंडक्टर भी कहा जाता है। कॉइल का ग्राफिकल सिंबल आप देख सकते हैं। जहां भी कॉइल लगी होती है सर्किट में, वहां पर एल लिखा होता है। सर्किट बोर्ड पर भी जहां पर कॉइल लगी होती है वहां पर एल लिखा होता है। ये कॉइल लगी हुई है, यहाँ पर एल लिखा हुआ है। तो जहां भी सर्किट में कॉइल लगी होती है वहां पर एल लिखा होता है। जब किसी कॉइल पर ऐसी सप्लाई दी जाती है जिसका मान बदल रहा है लगातार, जैसे कि एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई का मान लगातार बदलता रहता है, प्लस माइनस के हिसाब से चलती है। तो अगर हम ऐसी अगर कोई सप्लाई अगर कॉइल को दी जाती है तो उस कॉइल में विपरीत पोलैरिटी की धारा जो है उत्पन्न होती है। विपरीत पोलैरिटी के जो वोल्टेज जो उत्पन्न होते हैं उसमें कॉइल में, उसे इंडक्टेंस कहा जाता है, जिसे नापने की जो इकाई है वो हेनरी है। तो ये जो सामने आप ये जो पुर्जा देख रहे हैं, ये कॉइल है। ये कॉइल इस टाइप से दिखती है। पतले तार को किसी आधार पर लपेट कर बनाया हुआ जो पुर्जा होता है उसे कॉइल कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ये कॉइल इसे लपेट कर बनाई गई है। तो ये किसी आधार पर लपेटी हुई है। उसका आधार अगर आयरन है यानी कि लोहा है तो वो आयरन कोर कॉइल कहलाती है। या फिर जैसे ये अब ये देख रहे हैं, ये फेराइड कोर ट्रांसफार्मर है जिस पर ये कॉइल लपेटी हुई है इसके अंदर की, वो फेराइड का है ये, तो इसलिए इसे फेराइड कोर कहा जाता है। इसी प्रकार से कुछ कॉइल ऐसी होती हैं जो बिना किसी आधार पर लपेटी गई होती हैं, तो उसे एयर कोर कॉइल कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये एक प्लास्टिक पे लपेटी हुई है। ये भी एक प्रकार की कॉइल है। कुछ एसएमडी टाइप की भी कॉइल आती हैं। ये जो दिख रही है ये एसएमडी टाइप की कॉइल है। कुछ कॉइल इस टाइप की भी होती हैं। तो कॉइल जो है वो कई प्रकार की होती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सभी कॉइल है। ये सभी कॉइल है। एक यहाँ भी लगी हुई है। तो कॉइल इस टाइप की होती है। यहाँ इस बोर्ड में भी एक कॉइल लगी हुई है। ये देखिए, यहाँ से मेन एसी की सप्लाई आ रही है, यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है। कॉइल के बहुत सारे कार्य हैं सर्किट में, जैसे कि सप्लाई को स्मूथ करना, सप्लाई को फिल्टर करने के लिए भी कॉइल का प्रयोग किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को छांटने के लिए भी कॉइल का प्रयोग किया जाता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए भी कॉइल का प्रयोग किया जाता है। कॉइल को चेक करने का जो तरीका है वो रेजिस्टेंस की तरह ही है। इसे भी इसकी जो वैल्यू है वो जो नापने की जो इकाई है वो ओम ही है। किसी भी कॉइल की जो वैल्यू है वो उसमें जो लपेटा गया जो तार है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो तार पतला है, मोटा है, या फिर कितना बड़ा है। तार की साइज अगर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। कॉइल को जब हम मीटर से चेक करते हैं तो उसे बजर वाले पे रखते हैं या ओम वाले रेंज पे भी रख सकते हैं। रेजिस्टेंस की तरह ही चेक किया जाता है कॉइल को भी। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसमें 7 बता रहा है। ये जो बिल्कुल ही 0 के बराबर ही है, क्योंकि इसमें वायर की जो संख्या है, जो तार की जो लंबाई है वो बहुत कम होगी। बहुत छोटी सी कॉइल है। तो तार की लंबाई भी इस पर डिपेंड करती है कि कॉइल की वैल्यू कितनी बताएगा। जैसे ये एक कॉइल है, तो इस पर आप देख रहे हैं कि ये 19 के आसपास बता रहा है। 6 इसमें है, तो बाकी आप इसमें से 6 निकाल देंगे तो ये 12-13 ओम के आसपास बता रहा है। इस टाइप से कॉइल की कंटिन्यूटी चेक की जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि कॉइल जो है वो सप्लाई को स्मूथ करती है। यहाँ पर ये जो कॉइल यूज की गई है वो इसलिए यूज की गई है कि जब यहाँ से एसी सप्लाई जब यहाँ से आएगी तो उसके बाद में ये कॉइल लगी हुई है। तो एसी सप्लाई आने पर जो एसी में जो उतार चढ़ाव होता है, या कभी कभी जैसे कि एसी सप्लाई कम आ गई या ज़्यादा हो गई, तो उस झटके से ये सर्किट की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जब बनता है तो जब ये जो सप्लाई आ रही है, इनपुट वाली जो सप्लाई, तो इसमें अगर थोड़ी बहुत कमी आती है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड बन जाने की वजह से कम हुई सप्लाई को मेंटेन करता है।
ये जो फ्लैक्चुएशन है ये बहुत हल्का फुल्का जो फ्लैक्चुएशन होता है उसके लिए ये कॉइल यहाँ पर यूज की गई है। ऐसा नहीं है कि वो अगर 150 वोल्ट आ रही है तो ये 220 वोल्ट आगे पास कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जब उसे उसे सप्लाई दी जाती है। तो डीसी सप्लाई देने पर उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो अलग प्रकार का बनता है जो स्थिर होता है, क्योंकि डीसी सप्लाई स्थिर होती है। और एसी सप्लाई देने पर कॉइल में जो बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बदलता रहता है, क्योंकि एसी सप्लाई का मान जो है वो ऊपर नीचे होता है, जैसे प्लस माइनस करके चलती है एसी सप्लाई। तो इसलिए उसका जो चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वो भी अलग प्रकार का बनेगा, जो डीसी सप्लाई से बिल्कुल अलग होता है। कॉइल में जब सप्लाई दी जाती है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड के पास में अगर कोई दूसरी कॉइल अगर रखते हैं तो वो जो दूसरी कॉइल जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आ जाती है और पहली कॉइल की जो सप्लाई है वो दूसरी कॉइल में ट्रांसफर हो जाती है। इस सिद्धांत पर जो पुर्जा बना होता है उसे ट्रांसफार्मर कहा जाता है। आप जैसे ये देख रहे हैं, ये जो है ये ट्रांसफार्मर है। तो इसमें कॉइल जो है एक दूसरे के पास में या एक दूसरे के ऊपर लपेटी हुई होती हैं। इसमें जो है कॉइल एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है, इसकी अलग अलग वाइंडिंग होती है। जैसे कि प्राइमरी वाइंडिंग है तो इसकी ये अलग कॉइल कहलाएगी, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग है तो ये दूसरी कॉइल कहलाएगी। ये आयरन कोर कहलाएगा क्योंकि ये लोहे पर इसकी जो कॉइल है लपेटी हुई है, ये लोहे पर आप देख पा रहे हैं, तो इसलिए इसे आयरन कोर कहा जाएगा। तो ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग जहाँ से हम सप्लाई को इनपुट करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग जहाँ से हम सप्लाई को आउटपुट में प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी जो वायर है इसकी जो दिख रही है ये सभी सेकेंडरी वाइंडिंग की है, और ये जो मोटी वाली जो वायर है ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है जहाँ से इनपुट दिया जाता है। सभी ट्रांसफार्मर में इसी प्रकार से होता है। तो ट्रांसफार्मर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आयरन कोर ट्रांसफार्मर ये आप देख रहे हैं, उसके बाद फेराइड कोर ट्रांसफार्मर। जो छोटे ट्रांसफार्मर जो होते हैं उन्हें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, खासकर इस टाइप के जो फेराइड कोर ट्रांसफार्मर आते हैं, स्विचिंग करके वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी पड़ती है, तब ये जाके ट्रांसफार्मर ऑन होता है। ट्रांसफार्मर को भी हम उसी प्रकार से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कॉइल ही लगी होती है और तार की लंबाई और तार की मोटाई ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं कि तार की लंबाई कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी लपेटों की संख्या कितनी है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है एक कॉइल की वैल्यू बताने के लिए। तो जैसा कि ये ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, तो ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इनपुट वाली वाइंडिंग होती है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में 126 ओम बता रहा है। बाकी इसमें कई प्रकार की वाइंडिंग दी हुई है। अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर चेक करें तो इसका रेजिस्टेंस काफी कम बता रहा है, आप देख पा रहे हैं। इसमें कई प्रकार की सप्लाई प्राप्त करने के लिए अलग अलग वाइंडिंग की गई है। तो इसी प्रकार से सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी आते हैं, मल्टी कोर ट्रांसफार्मर भी आते हैं और ऑटो ट्रांसफार्मर भी आते हैं, जिसका उपयोग हम सप्लाई को ऑटोमेटिक कम ज़्यादा करने के लिए करते हैं। आपने स्टेबलाइजर वगैरह में देखा होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर जो है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब कि जो इनपुट में जो सप्लाई आ रही है उसे कम करके ये देगा, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होते हैं वे कम सप्लाई को बढ़ा कर देते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों फंक्शन काम करते हैं। जैसे कि आप स्टेबलाइजर में देखे होंगे कि सप्लाई अगर घरों में आने वाली जो सप्लाई है अगर वो कम हो जाती है, ऑटोमेटिक जो वो स्टेबलाइजर है वो सप्लाई को बढ़ा देता है, और अगर सप्लाई अगर ज़्यादा आ रही है तो वो ऑटोमेटिक सप्लाई को कम कर देता है, ताकि हमारे जो भी डिवाइस हैं वो ख़राब ना हो। जैसे कि फ्रिज, टीवी, एसी के लिए जो यूज होते हैं स्टेबलाइजर, उसमें वो सब ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।